हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 28 ऑफ अगस्त 2020। तो गाइस आज है 28 अगस्त 2020 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और यहाँ पर इस हाईलाइटेड न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आपको ऊपर दिख रहा होगा IAS अकेडमी वाला चैनल ज्वाइन करना है। ये दोनों चैनल ही हमारे हैं। तो फिर गाइज यहाँ पर ये वाला IAS वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे कि आज हमारे लेक्चर में जीएसटी है, ठीक है। आज हमारे न्यूज़पेपर में जीएसटी के बारे में बताया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ नाम दिया गया है, तो उसका बैकग्राउंड जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो गाइज यहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट, टर्म्स, फैक्ट्स, जितनी भी चीज़ें आपको डिजिटल नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाती हैं टेलीग्राम पर सारी चीज़ें। और गाइज डेली आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। यहाँ पर मैं दीपक यादव IAS अकेडमी की तरफ से आपको डेली जो है, जैसे कल 27 अगस्त था तो डेली करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड कराए थे, तो आज 28 अगस्त है तो फिर अभी दोपहर के टाइम पे आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे पूरे लेक्चर के। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है आपकी यूपीएससी की। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली ऐसे ही एनालिसिस के लिए, और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो गाइस देखते हैं, सबसे पहले पेज नंबर 1 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 1 के ऊपर आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बोरो फ्रॉम आरबीआई टू ब्रिज जीएसटी गैप। अभी हमने एक आर्टिकल कवर किया था रिसेंटली कुछ दिन पहले कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो इतना कलेक्ट नहीं हो पाया जितना अंदाज़ा लगाया था कि इतना कलेक्ट हो पाएगा, लेकिन उतना हो नहीं पाया। उसके रिगार्डिंग बहुत कम कलेक्शन था, ठीक है। तो फिर उसको पूरा करने के लिए अभी क्या कई बात कही जा रही है कि आरबीआई से पैसा लिया जा सकता है, बोरो कर लें हम लोग, उधार ले लें आरबीआई से, ताकि जो ये जीएसटी का गैप हो गया है बीच में उसको हम मेंटेन कर लें, ठीक है। ऐसा सेंटर बोल रहा है स्टेट से। सेंटर ने बोला स्टेट से कि आरबीआई से पैसा ले लिया जाए, आरबीआई से बोरो कर लिया जाए, ताकि जो जीएसटी का गैप है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जीएसटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी के लिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टॉपिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो, ये जीएसटी जो है आपके यूपीएससी में जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में आता है। और जो यूपीएससी की तरफ से कौन से टॉपिक्स गिवन है इस पेपर के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसमें आपका जीएसटी आएगा। और हमारा करंट अफेयर का टॉपिक हो गया जीएसटी। तो इस तरीके से आपको लिंक करना है अपने स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर से। नाउ सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ये वैल्यू एडेड टैक्स लिवाइड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। यानी कि जो एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको फुल फॉर्म पता होगा, ये कैसे लगाया जाता है। जब जो कोई गुड्स बेचता है, यानी कि आप समझ लो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है तो ये अब गुड्स बेचेगा। अब ये गुड्स बेचेगा, सप्लाई करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जीएसटी चार्ज करेगा। ये कंज्यूमर हो गया, समझ लो आप और मैं हो गए ये। तो हम लोग इस गुड्स को खरीदेंगे। अब हम इसको गुड्स को खरीदेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जीएसटी लागू करी जाती है वो सप्लाई साइड से, यानी जो सप्लाई करता है वो लागू करता है जीएसटी। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी लागू करती है, हम लोग पे करते हैं, और वो जीएसटी कौन कलेक्ट कर लेता है, गवर्नमेंट उस जीएसटी को कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये पूरा फंडा होता है जीएसटी का। और जीएसटी से पहले क्या था, ठीक है, जब से जीएसटी आया है उससे पहले हमारे पास क्या था, वैट, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना उसके बाद कुछ बात करें मेन फीचर्स हैं जीएसटी की, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अप्लाई ऑन सप्लाई साइड, ये हमने अभी पढ़ ही लिया कि जो सप्लाई करता है उधर से जीएसटी लागू होता है, और दूसरा जो कंज्यूमर होता है जब उस चीज़ को खरीदेगा तो वो उसके रिगार्डिंग जीएसटी पे करेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखोगे डुअल जीएसटी होती है, जैसे कि यहाँ पे स्टेट वाली स्टेट जीएसटी जो स्टेट के लिए पे करी जाती है वो स्टेट जीएसटी होती है, और एक सेंट्रल जीएसटी होती है सीजीएसटी, इसको याद रखना, है ना। उसके बाद मल्टीपल रेट्स इसमें जो है एक ही बार में डिक्लेयर कर दिए गए थे। जब जीएसटी को लागू करा गया था तो 4 रेट्स डिक्लेयर करे थे, 5%, 12%, 16%, 28%। जो सबसे सस्ते प्रोडक्ट हैं, चीपर प्रोडक्ट हैं, उनमें 5% जीएसटी लगेगी। वो जो थोड़े उससे महंगे प्रोडक्ट हैं उसमें 12%, जो उससे थोड़े से महंगे प्रोडक्ट हैं उसमें 16%, जो बिल्कुल एकदम लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट हैं, उसमें कितनी जीएसटी लगेगी, 28%। तो ऐसे यहाँ पर डिटरमाइन करा गया इन सारी चीज़ों को, ओके। नाउ आगे बढ़े, कुछ हम लोग अब लॉ से बातें कर लेते हैं। जो जीएसटी हमारा लेजिस्लेटिव के बेसिस पे क्या था कि
पहले देखो, इंडिया में जो जीएसटी बिल है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ 2014 में एज द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल, ठीक है। 122वां अमेंडमेंट बिल के तहत यहाँ पर इसको क्या करा गया, इंट्रोड्यूस करा गया 2014 में। लेकिन अप्रूवल कब मिला इसे, अप्रूवल 2016 में मिला, ठीक है। अभी 2016 में यहाँ पर इसको अप्रूवल मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लागू हुई। पहले वैट लगता था, फिर वैट को हटा के अब यहाँ पर ये जीएसटी आ चुका है। ओके, ये सारी चीज़ें मेंशन हुई। और जीएसटी काउंसिल, देखो एक हमारी जीएसटी काउंसिल होती है, एक हमारी फाइनेंस कमीशन होती है, और अभी आप देख रहे होगे ये एक इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। वो क्या इशूज है कि फिस्कल काउंसिल को ले आया जाए, ठीक है। अभी हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि वी नीड अ फिस्कल काउंसिल, इंडिया को ज़रूरत है कि वो फिस्कल काउंसिल लेकर आए, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल है और हमारा फाइनेंस कमीशन है, ये दोनों मिलकर सही से काम नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों में आपस में मिलती नहीं है, ठीक है। इन दोनों में आपस में जो है निभती नहीं है, तो दैट इज़ वाई हम लोगों को फिस्कल काउंसिल की ज़रूरत है। अभी हमने आर्टिकल कवर किया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो फिर जीएसटी काउंसिल का मेंशन ये हमारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 279A में यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के बारे में सारी चीज़ें मेंशनड है। ओके, ना उसके बाद और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। किसके साथ, कुछ मिनिस्टर्स के साथ यहाँ पे ये पूरा का पूरा जीएसटी काउंसिल को चेयर करते हैं, जो कि यहाँ पर वो जो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट करे जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एज इट्स मेंबर्स, यानी कि जीएसटी के मेंबर। जीएसटी के मेंबर कैसे बनाए जाते हैं, आप देखेंगे ये काउंसिल डिवाइस इन सच अ वे, जो सेंटर है उसको 1/3 वोटिंग पावर होनी चाहिए, स्टेट्स के पास 2/3 वोटिंग पावर होनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस हैं जीएसटी के, आप देख सकते हो गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेजेस है। गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे चीज़ें बूस्टअप हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह, गवर्नमेंट के पास कलेक्शन अच्छा आता है तो गवर्नमेंट अच्छा तरीके से इन्वेस्ट वगैरह कर देती है। ओवरऑल इकॉनमी के लिए, पूरे अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। करप्शन जो है वो कम हो सकता है। सेकेंडरी सेक्टर है उसको बूस्टअप मिल सकता है। सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चर सेक्टर होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, हम लोग जीएसटी पे करेंगे, उनके पास कलेक्शन आएगा, ज़्यादा कलेक्ट होगा तो फिर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगेंगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जो पैसा है, मनी है, वो मार्केट में रन करेगा, मार्केट में रन करेगा, जीडीपी ग्रो होगी, जीडीपी ग्रो होगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, तो क्या होगा, ओवरऑल जो है पूरी कंट्री की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ वी हैव कवर्ड जीएसटी। जीएसटी के बारे में हमने कवर कर लिया, सारी बातें हमने कवर कर ली हैं। नाउ आगे चलें। ये वाला आर्टिकल देख रहे हो आप, तो इसमें कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसमें बोला गया है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी जो मुहर्रम का प्रोसेशन है उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाए, कि अभी मुहर्रम वगैरह आने वाला है तो उसका प्रोसेशन वगैरह, जुलूस वगैरह है उसको ना निकाला जाए, उसको रिफ्यूज़ कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल, और इंटरेस्टिंग वन इज़, यहाँ पे इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, कि यहाँ पर आप देखोगे जो 5 मेंबर हैं अंडमान के ट्राइब के, वो पॉजिटिव निकले हैं। यानी कि अंडमान आइलैंड पे यार कोरोना वायरस पहुंच गया, वहाँ पे जो 5 मेंबर्स हैं ग्रेट अंडमान ट्राइब के, वो पॉजिटिव यहाँ पर पाए गए हैं। तो अभी हम लोगों के लिए यहाँ पर आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, जिसको अभी हम कवर करेंगे। पहले हम लोग ये आर्टिकल थोड़ा सा देख ले रहे हैं। वो जो 5 मेंबर हैं वो कौन से पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो है हमारा PVTG, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। यहाँ पे इस ग्रुप से जो है 5 मेंबर पॉजिटिव निकले हैं, कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं। चलो फिर ये इसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। PVTG ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG, तो यहाँ पे इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 8.6% है पूरी टोटल पॉपुलेशन की। 8.6% जो है हमारी, वो पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन है। जो हमारे ट्राइब्स वगैरह हैं, जैसे कि हमारे आदिवासी वगैरह टाइप हो गए, जो कि यहाँ पर जहाँ पे अंडमान में रहते हैं, ठीक है, आइलैंड में रहते हैं, ठीक है। और अभी अंडमान से रिलेटेड कुछ 1-1.5 साल पहले कुछ केस भी हुआ था। आपको याद होगा कि अंग्रेज़ था जो अमेरिकन था, वहाँ पे टूरिज्म के लिए आया था, लेकिन उसको वहाँ पर उन लोगों ने मार दिया, अंडमान ट्राइबल पीपल ने, है ना। चलो खैर वो तो दूसरा टॉपिक है। अभी हम यहाँ पे बात करें तो जो वो हमारे PVTG है, ये मोस्ट वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, सबसे ज़्यादा यहाँ पर परेशानी में है ये ग्रुप, क्योंकि बहुत कम लोग हैं अभी इस ग्रुप में, और सबसे ज़्यादा दुविधा में भी ये ग्रुप माना जाता है। उसके बाद आप देखोगे, अभी मैंने थंबनेल में भी पिक्चर लगा रखी है एक, उस टाइप के वहाँ पे पीपल रहते हैं। ओके, तो अभी हम लोग बात करें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानना। PVTG की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये होमोजीनियस हैं। उसके बाद स्मॉल पॉपुलेशन है, बहुत थोड़ी सी इनकी जनसंख्या होती है। उसके बाद यहाँ पर ये आइसोलेटेड, अकेले अकेले रहते हैं, और कोई यहाँ पे रिटन लैंग्वेजेस वगैरह नहीं होती है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो नीचे वाली है, वो क्या है, अमंग दी 75 लिस्टेड पीवीटीजीज, यानी कि आपको पता होगा 75 हमारे पीवीटीजी हैं, ठीक है, 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें से यहाँ पर जो आप देखोगे हाईएस्ट नंबर कहाँ पे पाए जाते हैं, ओडिशा में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं। ओके, तो हमने इसको कवर किया। नाउ चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। तो हमने यहाँ पर देख लिया, ये आर्टिकल खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, आपको पता है क्या कि अंडमान का स्टेट एनिमल कौन सा है? एज़ यूजुअल मैंने ऐसे ही पूछ लिया, स्टेट एनिमल है एक अंडमान का, तो उसका नेम अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नाउ आते हैं हम लोग पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 के ऊपर आपको दो आर्टिकल दिख रहे होंगे, इसको हमने अभी कल ही डिस्कस किया है और सभी लोगों ने कमेंट में बताया है पीएम केयर फंड क्या है। ठीक है, अब पीएम केयर फंड किस लिए बना है आप सबको पता है कि कोई भी अगर यहाँ पे जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन बन रही है, ऐसे लाइफ टाइम में अगर फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक उसके लिए पैसा डोनेट करेगी इस अकाउंट में। अब पैसा डोनेट होने के बाद जो पीएम केयर फंड से जो पैसा है वो इन डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो भीमा कोरेगांव केस वाला है यहाँ पे आर्टिकल, अभी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट एनआईए है इसमें, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज द इम्पॉर्टेंट वन इन दिस एंटायर आर्टिकल। जो एनआईए है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसके बारे में चीज़ें मेंशन है तो एनआईए को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एडिटोरियल में डिस्कस है। तो एडिटोरियल की बात करी तो एडिटोरियल ही आ गया हमारा। पेज नंबर 6 के ऊपर आते हैं हम लोग, एडिटोरियल। एडिटोरियल देखें तो आज बहुत मतलब सिंपल से एडिटोरियल है, ठीक है, कोई तो कॉम्प्लेक्स एडिटोरियल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो एडिटोरियल ऐसे हैं कि ये बातें आपको खुद पता हैं, ठीक है, ये बातें आपको खुद ही पता हैं, ये ऐसे एडिटोरियल हैं। तो इसमें कुछ इतनी बातें जानने की ज़रूरत है नहीं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है नहीं, क्योंकि ये जनरल सी बातें बोली गई हैं। क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे कि मैं आपसे बताता हूँ, जो एडिटोरियल हैं वो पूरी की पूरी पब्लिक के लिए लिखे गए हैं, पूरे ऑडियंस के लिए लिखे गए हैं, ना कि सिर्फ और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लिखे गए हैं, ठीक है, ये सभी के लिए लिखे गए हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे कुछ अपने लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकालते हैं, बट आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं। सबसे पहले हम लोग ये वाला आर्टिकल देखें, एन एयर टाइट केस। अभी यहाँ पर देखोगे जो पाकिस्तान का रोल है पुलवामा अटैक में, ऐसा एनआईए ने चार्जशीट को फाइल किया था। हमने अभी रिसेंटली इस आर्टिकल को भी डिस्कस किया था कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने चार्जशीट फाइल करी कि जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है पुलवामा अटैक में। उसके बाद यहाँ पे जो मौलाना मसूद अज़हर हैं इनका भी काफ़ी बड़ा रोल है, जैश ए मोहम्मद है इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो फिर ये सब हमने अभी पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए अभी यहाँ पर ये चीज़ है कि एनआईए, क्योंकि एनआईए इस समय आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये बॉडी, तो इसको डिस्कस कर ले रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। ना देखेंगे आप यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एक स्टेट एजेंसी है जो कि एस्टेब्लिश करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश करी गई थी, ताकि जो टेररिज्म है इंडिया में, टेररिज्म से कैसे टैकल आउट करा जा सके, टेररिज्म को कैसे कॉम्बैट करा जा सके, इस वजह से यहाँ पर इसको बॉडी को लाया गया। उसके बाद यहाँ पर ये काउंटर टेररिज्म की तरह काम करती है। ऑब्वियस सी बात है, जब टेररिज्म आतंक के खिलाफ काम कर रही है तो काउंटर की तरह काम करेगी। उसके बाद 2008 में इसको लाया गया। आप देख सकते हो 2008 में कब एक मुंबई में टेरर अटैक हुआ था ताज होटल पर, उसके बाद इस बॉडी को फॉर्मुलेट करा गया, बनाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके कुछ ब्रांचेस हैं जैसे कि गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, यहाँ सब इसके कुछ सेवरल ब्रांचेस हैं एनआईए के। ओके, ये मोस्ट वांटेड लिस्ट अपनी बना के चलती है एनआईए, जिसमें जो वांटेड लोग होते हैं जैसे कि अभी जैश ए मोहम्मद हो गया, मसूद अजहर हो गया, तो इन सबको इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। ओके, नाउ यहाँ पर फ्लैग वगैरह आप देख सकते हो, ये है हमारा एनआईए का फ्लैग। नाउ चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। इस आर्टिकल में और कुछ इंपॉर्टेंट बात है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है, ये भी बहुत जनरल सा आर्टिकल है, आप सबको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। ये इसके बारे में इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फेसेस, कि अगर कोई भी वैक्सीन को हमें डिक्लेयर करना है कि हाँ यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर डिजीज़ की ये वैक्सीन बन चुकी है, तो उसको कुछ फेसेस से गुजरना पड़ता है। अभी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा कि ये वैक्सीन फेज़ 2 में है, फेज़ 1 में है, फेज़ 3 में है, ठीक है। तो फिर गाइज यहाँ पे आपको जानना है कि ये फेज़ 1 क्या होता है, फेज़ 2 क्या होता है, एंड फेज़ 3 क्या होता है, एंड लास्ट एक फेज़ 4 भी होता है, जो कि लोग आपको बताते नहीं, आपको पता नहीं होता। मैं बताऊंगा फेज़ 4 में भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फेज़ 1 2 3 4 के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले ये आर्टिकल में देखें क्या बातें हो रही हैं। अब देखो फेज़, अगर हम जो ट्रायल लेते हैं, यानी कि मान लो ये जैसे कि कोई वैक्सीन बनाई गई, ठीक है, ये हमने बना ली एक कोरोना वायरस की वैक्सीन, ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर अभी
देख सकते हो ये हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसको जांच करनी है, इसका टेस्टिंग करनी है, तो इसको फेज से गुजरना पड़ेगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। तो सबसे पहले जब फेज 1 में आएगा तो कुछ लोगों के ऊपर ट्रायल तो दिया जाएगा ना, ठीक है। अगर हम किसी लोगों के ऊपर ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये इफेक्टिव है, काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो कुछ लोगों के ऊपर ट्रायल करा जाएगा इसका। तो यही बात करी जा रही है, जो ट्रायल करा जाए वो हेल्थ वर्कर्स के ऊपर करा जाए तो वो बेस्ट है। यानी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, जो कि बीमार पड़े हुए हैं, जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, आइसोलेशन में है, अगर उनके ऊपर ट्रायल लिया जाए, उनके ऊपर यहाँ पे वैक्सीन का ट्रायल करा जाए तो ये चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो है उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रहेगी, और वहाँ पर क्या होगा, उन लोगों के भी अंदर एक मोराइल जो होगा वो जनरेट होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर ट्रायल करा जाए वैक्सीन का, तो काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके पीछे। देखो, एक तो नॉलेज भी रहेगी उन्हें, उसके बाद जो अभी हम लोग ऐसे किसी के ऊपर ट्रायल करें तो जो आम आदमी के ऊपर ट्रायल करें तो उसको बहुत ज़्यादा डर भी रहता है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है, उसको काफ़ी ज़्यादा डर भी रहता है कि हाँ यार मेरे साथ कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है। तो फिर जो है यहाँ पर हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है नॉलेज भी रहेगी सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो फिर अगर हम क्या करें, उनके ऊपर ट्रायल करें तो ये बेस्ट चीज़ रहेगी। तो फिर यही यही बात पूरे आर्टिकल में बोली गई। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है फेसेस, जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये हमारे जीएस पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 हेल्थ, ये टॉपिक है। और यहाँ पर हम देखें कि क्या स्टेप्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के। अगर कोई भी वैक्सीन, अगर हमें वैक्सीन डिक्लेयर करनी है उसे, तो कुछ क्लिनिकल ट्रायल स्टेप्स होते हैं, ह्यूमंस के अंदर उसे इंजेक्ट करा जाता है, ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल करे जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करें क्लिनिकल ट्रायल फेज 4 में होता है, फेज 1, 2 एंड 3 इसमें भी मैंशनड है। अभी आगे हम बात करेंगे, एक फेज 4 होता है, ओके। तो फेज 1, 2, 3 की बात हो रही है। फेज 1 में क्या होता है, क्लिनिकल स्टडी ये बताती है कि जो वैक्सीन है उसको ट्राई करा जाता है, पीपल के ऊपर जो है उसकी टेस्टिंग करी जाती है, और क्या करा जाता है उनमें, लोगों में क्या करा जाता है, उसको इंजेक्ट, जो हेल्दी पीपल हैं, ठीक है, तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे बंदे हैं, उनके ऊपर टेस्ट करा जाता है, उसको वैक्सीन को दे दी जाती है, इंजेक्ट करा जाता है। फेज 2 में फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को दिया जाता है, ठीक है। और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट वगैरह ना हो जाए। फिर फेज 3 में काफ़ी सारी बातें पता चल जाती हैं, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 से हम लोग गुजर चुके हैं, तो फेज 3 में काफ़ी सारी बातें पता चल जाती हैं। देन उसके बाद फिर से एक और क्लिनिकल ट्रायल होता है, तो उसमें भी देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ है या नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं ला सकते, तो देखना पड़ेगा बिल्कुल सेफ़ है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इसको डिक्लेयर करा जाता है एज अ वैक्सीन, ओके। अब यहाँ पर कुछ ट्रायल्स हैं, ये देखोगे आप, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 में फिर से आप देखोगे क्या होता है, साइड इफेक्ट्स वगैरह देखे जाते हैं। फेज 2 में उसका देखा जाता है इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है उसकी, यानी कि काम कर रही है, कितनी जल्दी काम कर रही है, ये सब देखा जाता है। फेज 3 में कंफर्म करा जाता है कि हाँ भाई बिल्कुल सही, ये जो वैक्सीन है ये सही तो है बिल्कुल, ठीक है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ और ट्रीटमेंट भी कर देती है, यानी कि कुछ और बीमारियाँ उसको भी ठीक कर देती है, ये सब देखा जाता है। फिर फेज़ 4 में इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर उसका अप्रूवल वगैरह दे दिया जाता है, और फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो चली जाती है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देखोगे, ये वाला भी जनरल सा आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट आपको कुछ बातें जाननी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे मैं भी आपको बताऊँगा। ये वाला आर्टिकल कुछ प्रशांत भूषण साहब का जो केस है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करें जो जजेस हैं, ठीक है, इसमें जजेस के बारे में बात करिए। जो जजेस हैं पहले के जो हुआ करते थे, पहले ज़माने के हुआ करते थे और आज के ज़माने के हुआ करते थे। पहले 19th सेंचुरी के जो जजेस हुआ करते थे और अभी के जो जजेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। एक इन्होंने केस यहाँ पे बताया 1950 में, जब यहाँ पर अपने जो ये ऑथर हैं, राइटर हैं, अपने आप को ही टारगेट करके बता रहे हैं। 1950 में ये जूनियर लॉयर थे, ठीक है, इलाहाबाद कोर्ट में, ठीक है, इलाहाबाद कोर्ट में यहाँ पे एक ये जूनियर लॉयर थे। तो फिर इन्होंने क्या हुआ इनके साथ, एक गांव के बंदे ने, एक विलेजर ने, एक गांव के बंदे ने क्या करा, उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करता था, उसने पोस्ट कार्ड लिख दिया अगेंस्ट मजिस्ट्रेट। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, प्रशांत भूषण साहब ने सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये सब चीज़ के अगेंस्ट ट्वीट करा, वैसे इन्होंने क्या करा, मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई चीज़ लिख दी। तो मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट करी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने फिर यहाँ पे बुलाया उसे, विलेजर को, ठीक है। तो विलेजर को बुलाया, पहले बुलाया, इनवाइट करा, तो फिर वो नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, तो फिर फाइनली क्या करा, पुलिस वालों को भेजा,
पुलिस वाले गए, उसे उठा के लेकर आए। फिर पुलिस वाले उठा के लेकर आए तो आप यहाँ पर देखोगे तो विलेजर से पूछा गया, तुम जब हमने तुम्हें बुलाया था तो तुम क्यों नहीं आए? उसने पता है क्या जवाब दिया? मेरे पास पैसे नहीं थे जर्नी के लिए। ठीक है, उसने ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं थे जर्नी के लिए। तो फिर जजेस वगैरह ने क्या करा, देखा, बोला कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए ये और वो, उसे समझाया अच्छी तरीके से और कहा चलो अब तुम जा सकते हो। उसने बोला कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कैसे घर जाऊंगा? तो फिर क्या करा, जजेस ने सारी चीज़ें मेंटेन करी, उसको दिया ये सब और रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करवाया, उसका खाने वगैरह का अरेंज करवाया। अब ये सब देख सकते हो डिफरेंस। अगर आज के टाइम का होता, कोई जज होता तो ये काम नहीं करता, मानने की बातें नहीं करता वाकई में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यही बात हो रही है जो क्वालिटीज़ ऑफ अ जज हैं। सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए सोब्रिएटी। सोब्रिएटी यानी कि एक संयमता हर एक जज के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि पहले के हमारे जजेस थे। अभी यहाँ पर आप देखोगे, अभी यहाँ पर क्या हुआ कि यही बात प्रशांत भूषण साहब ने करा। ठीक है, सीजीआई के खिलाफ बोला, तो फिर अभी देखोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो भड़क गए, पूरी तरह से भड़क गए। इन्होंने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू कर दिया, ये सारी चीज़ें लागू कर दी, हर तरह से सज़ा दिलवाना ही सही समझा है इन्हें। ठीक है, तो आप देख सकते हो आज के टाइम का जज का डिफरेंस और पिछले टाइम का, तो यही बताया जा रहा है कंपैरिजन 90s के टाइम का जजेस और यहाँ पर 20th के टाइम के जजेस। तो ये सारी बातें बताई गई और लास्ट में एकदम आर्टिकल के लास्ट में बोला गया कि जो पास्ट के जजेस थे हमारे, जो सुपीरियर कोर्ट मस्ट इवन इन दिस चेंजेस टाइम्स पॉन्डर डीपली द ओल्ड नॉर्म्स दैट अर्न देम रिस्पेक्ट एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो ये ओल्ड नॉर्म्स थे, ये पुराने ज़माने के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, नॉर्म्स थे, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू वंस। ठीक है, ये बातें बोली गई। ये पूरा आर्टिकल था, आप खुद समझ रहे होंगे जनरल से आर्टिकल है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है ये वाला आर्टिकल आप देखोगे कि अभी बात ये हो रही है जेई और नीट के एग्ज़ाम्स को यहाँ पे कंडक्ट कराने की बात हो रही है, लेकिन ये अभी जो है ऑप्शन इतना जो है इजी नहीं लग रहा, क्योंकि अभी हमने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए, जैसे बीएड का करवाया, एसएससी का करवाया, तो वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकले, टेस्टिंग वगैरह करी गई, तो फिर सिचुएशन अभी कुछ समझ में नहीं आ रही। नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी हमारा कोरोना वायरस से रिलेटेड है, ये भी एक जनरल से आर्टिकल है। आज ऐसे ही जनरल से आर्टिकल आए थे, कोई फैक्ट वाले आर्टिकल नहीं आए थे, जैसे कि हमारे कभी फैक्ट वाले आर्टिकल आते हैं ना, वैसे आर्टिकल नहीं आए थे। अब हम बात करें जो कैटेगराइज एक्टिविटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक के टाइम में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना एक स्टेप उठाना चाहिए, एक मॉडल बना के चलना चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ पर ये कितना ज़्यादा कोरोना वायरस डेंजरस है या फिर कैसे कैसे यहाँ पर इसको टैकल आउट करना है, ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखोगे क्या बोला गया है इस आर्टिकल में, केसेस जो हैं वो पहले तो 2000 3000 थे, फिर अभी यहाँ पर लाखों में निकल रहे हैं केसेस, 30 लाख केस हो चुके हैं, 30 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर जब तक यहाँ पर एक बात बहुत सही बोली गई है इस आर्टिकल में, ये बात जो बोली गई है, ये बोला गया है कि जब तक हम हमारे आंखों के सामने है कि यानी कि हमारा पड़ोसी या फिर कोई हमारे रिलेशन में नहीं निकल जाता कोविड पॉजिटिव, तब तक हम विश्वास नहीं करने के। ठीक है, कि यहाँ पर क्या 30 लाख केसेस, क्या यार ये सब बकवास है ना। लेकिन जब तक कोई हमारे आस पड़ोस में या फिर कोई रिलेशन में नहीं निकल जाता, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात बोली गई है। फिर इसी वजह से जो है हम लोग जो है प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं और ये कोविड-19 इसी वजह से जो है फैलता हुआ चले जा रहा है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जैसे कि यहाँ पर अफवाह टाइप। तो अभी देखोगे आप कुछ इमोशन से कैसी बातें होती हैं, इमोशन से रिलेटेड, कि कुछ लोग तो ऐसे हैं वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, कि घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है। कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर है जिसके मन में, बहुतों के मन में जो है बहुत ज़्यादा डर है कि घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, स्टेप ही बाहर नहीं रखना है, अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोविड-19 हो जाएगा। ठीक है, इस डर से वो घर में बैठे पड़े हैं। तो फिर इसको सबको देखते हुए गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को स्टेप उठाना है और गवर्नमेंट को बताना है कि लोगों को कि यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप मास्क पहन के निकलोगे बाहर, सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, ठीक है, अपने घर पे आके सैनिटाइज करोगे हाथ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रिकॉशंस जो है सारों को लेकर चलोगे तो फिर इजी है, आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो कोविड के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो फिर आपको जो है परेशानी हो सकती है। ओके, तो ये सारी बातें इस पूरे आर्टिकल में बोली गई, जनरल सी बातें ये सारी। उसके बाद पेज नंबर 8 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 8 के ऊपर आपको ये वाला आर्टिकल दिखेगा, कोरोनिल नेम जो यूज़ करा गया था पतंजलि के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है मना कर दिया कि इस अपील में इंटरवीन करें, क्योंकि यहाँ पे अपील करी गई थी, आप देख सकते हो किसके द्वारा अपील करी गई थी। यहाँ पर एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, एक चेन्नई बेस्ड की कंपनी थी जिसने यहाँ पे कहा कि जो रामदेव बाबा का जो ये प्रोडक्ट है कोरोनिल, इसको रोका जाए। ये ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने प्रचार कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया खूब दबाकर इतना,
ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आने से मना कर दिया, कह रहा है कि भैया हमने सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है इस इंटरवीन में आने से, इसमें बीच में टांग अड़ाने से। ओके, नाउ पेज नंबर 10 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 10 के ऊपर भी कोई आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 11 के ऊपर आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा, रशिया फॉर कंक्लूडिंग फाइटर हेलीकॉप्टर। यहाँ पे जो रशिया है वो डील करेगा हेलीकॉप्टर की, ठीक है, बाय ईयर एंड, इस साल के एंड तक जो है वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह की डील होंगी रशिया इंडिया के बीच में। तो ये सारी बातें बोली जा रही हैं और बातें हो रही हैं कि यहाँ पे इंडिया जो है प्लान कर रहा है वो Su-30 MKI, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जो फाइटर्स प्लेन है, इनको और भी खरीद लिया जाए, ठीक है, खरीद लिया जाए रशिया से। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में बोली जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया कैन बी वेपन सप्लायर। पीएम साहब ने, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है कि जो इंडिया है वो वेपन सप्लायर बन सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको देख रहा होगा 101 डिफेंस आइटम हमने एम्बार्गो कर दिया है, उसको हम खुद ही अपनी कंट्री में बनाएंगे। तो अब हर तरह से अपनी कंट्री में बनाने का स्टेप उठा रहे हैं, तो फिर ऐसा हमें लग रहा है कि हम लोग सप्लायर बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये वाला दिख रहा है, सिक्स टेररिस्ट ऑन द रन सेज एनआईए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बट एनआईए इंपॉर्टेंट है, एनआईए को हमने अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये दिख रहा होगा कि पाकिस्तान ने प्रोवाइड करा था शेल्टर अजहर को, मसूद अजहर को यहाँ पे प्रोवाइड करा था शेल्टर। मसूद अजहर जो है छुप के बैठा पड़ा था पाकिस्तान में। अभी तो यहाँ पर खैर यूएनएससी की यहाँ पे ब्लैक लिस्ट वगैरह में इसको डाल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है ये वाला, कि एक्शन उठाएंगे अगेंस्ट ट्रैवलर्स। ये हमारा डीजीसीए ने बोला है। डीजीसीए हमारा क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जो एरोप्लेन को चलाते हैं, एरोप्लेन पूरी की पूरी एरोप्लेन इंडस्ट्री को चलाते हैं, वो यहाँ पर हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है, डीजीसीए। तो डीजीसीए ने ये बात बोल दी गई है कि जो भी बंदा अगर प्लेन में बैठा है वाईफाई रूल्स को तोड़ेगा, वाईफाई के कुछ रूल्स वगैरह हैं, या फिर प्लेन वगैरह जब ऑफ करने की बात कही जाए, अगर वो ऑफ नहीं करेगा या फिर कोई रूल्स को ब्रेकअप करेगा, ठीक है, तो फिर उसके अगेंस्ट जो है स्टेप उठाया जा सकता है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है डीजीसीए। ये डीजीसीए है क्या? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन चुके हैं पहले भी और अभी भी मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है हमारे लिए। तो डीजीसीए यहाँ पर बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फॉर्म हुई थी अंडर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के यहाँ पर अमेंडमेंट बिल में इसको फॉर्म करा गया। जो ये डायरेक्टरेट है ये इन्वेस्टिगेट करता है एविएशन एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, जो भी ये चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी आपको पता होगा कि केरला में अभी केरला में जो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था, एक एरोप्लेन क्रैश हो गया था, है ना, एरोप्लेन क्रैश हो गया था। कहाँ की बात हो रही है? कजिकोड एयरपोर्ट क्रैश की, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ था, अभी जो डीजीसी है उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट करा। बार बार डीजीसीए का नाम आ रहा था, तो डीजीसीए का काम है ये एक्सीडेंट्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट करना। इसका हेडक्वार्टर है श्री औरोबिंदो मार्ग में, ठीक है, श्री औरोबिंदो मार्ग अपोजिट टू सफदारगंज एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन को CAA से, यानी कि सेंट्रल सिविल एविएशन एंड अथॉरिटी। ओके, नाउ इसको कवर किया हमने, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये वाला दिख रहा होगा, सोलर टैरिफ इन इंडिया अनलाइकली टू बीट गल्फ रेट्स। यानी कि जो सोलर टैरिफ है इंडिया में वो हालांकि बहुत कम है, लेकिन फिर भी गल्फ में है, गल्फ की जो कंट्रीज़ हैं उनसे कम नहीं है, गल्फ की कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा कम है ये सोलर टैरिफ। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातें हो रही हैं नाउ। तो गाइज यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 14 के ऊपर आता है हमारा ये वाला आर्टिकल। चाइना की फायर मिसाइल देखने को मिली हम लोगों को साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में यहाँ पे मिसाइल देखने को मिली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यूएस ने, या यूएस का एक स्पाई प्लेन, एक जासूसी प्लेन, ठीक है, यहाँ पर देखा गया है साउथ चाइना सी में, जो कि जहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह हो रही है, जो चाइना ड्रिल वगैरह कर रहा है, वहाँ पर यूएस का जो है स्पाई प्लेन, जासूसी वाला प्लेन देखा गया। तो फिर चाइना ने क्या करा? चाइना ने भी अपनी मिसाइल वगैरह छोड़ के दिखा दी है साउथ चाइना सी में। तो गाइज़ यहाँ पर आज का हमने कवर कर लिया है न्यूज़पेपर। एक लास्ट आर्टिकल है आज का हमारा, ये आरबीआई से रिलेटेड है। ये बोला जा रहा है कि सिचुएशन जो है इंडिया की आज के टाइम में बहुत बुरी है, कोविड-19 को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी जो आरबीआई है वो कभी नहीं थकेगा, और भी नए नए पॉलिसी ऑप्शंस है आरबीआई के पास, और भी पॉलिसी ऑप्शंस लाए जाएंगे और हर तरीका वो आजमाया जाएगा जिससे कि इंडिया को इस परेशानी से बाहर निकाला जा सके। ओके, तो गाइज़ हमने आज का जो है कवर कर लिया है न्यूज़पेपर,
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।